नमस्ते मित्रों, आप सभी देख रहे हैं मनोविज्ञान शाला। आई एम साइको एनालिस्ट माधव राजपूत। जैसा कि आप सभी ने पिछले लेक्चर में देखा, हम लोगों ने साइकोपैथोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट किए हैं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग सभी ए डिसऑर्डर्स आप लोगों को बताए थे। स्ट्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर और अलग अलग लेके जो हम सभी ने आपको डिसऑर्डर्स बताए थे और कहा था कि सभी पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया जा सकता है। तो उसी एक बात पे और जो डिसऑर्डर्स की वीडियो है उस लेक्चर के साथ हम सभी आपके साथ हैं। जैसे कि पहले फर्स्ट जो डिसऑर्डर था वो था स्ट्रेस डिसऑर्डर। स्ट्रेस डिसऑर्डर सबसे पहले समझेंगे स्ट्रेस होता क्या है और फिर जानेंगे स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है। स्ट्रेस होता है तनाव। जब किसी व्यक्ति पर मानसिक दबाव पड़ता है तो जो उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं वो प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं। जो मानव के व्यवहार में प्रदर्शित होता है इसी को तनाव कहते हैं। और जब ये जो प्रदर्शित होता है ना, जो चेंजमेंट आता है, इसी को विकृति बोलते हैं। ये हो जाता है स्ट्रेस डिसऑर्डर। स्ट्रेस डिसऑर्डर एक साइकोलॉजिस्ट स्ट्रेस डिसऑर्डर को माप करके सामने वाले व्यक्ति को सलाह देता है कि किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है और कैसे। तो इसी पे पूरा लेक्चर रहेगा, आइए देखते हैं। अब कैटेगरीज जो हम लोगों ने बांटी है और इसके कॉज बताए गए हैं स्ट्रेस डिसऑर्डर के, कितने तरीके से कैटेगराइज हैं और इसके कॉज क्या क्या हैं, आइए देख लेते हैं। लाइफ चेंजेस सबसे पहला जो इसका कॉज कैटेगरी है, लाइफ चेंजेस। व्यक्ति के जीवन में जब अनेक अनेक पड़ाव आते हैं जिनको पार करते हुए आता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस डिसऑर्डर की जो उपज होती है वो यहीं से प्रारंभ होती है। उसके बाद दूसरा हम लोग देखेंगे कि प्रेशर, दबाव के कारण भी स्ट्रेस व्यक्ति में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। नंबर थर्ड है फ्रस्ट्रेशन। जो एक फ्रस्ट्रेशन पॉइंट होता है जिसमें भी स्ट्रेस डिसऑर्डर सामने वाले व्यक्ति के सामने होता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है। नंबर 5 में आप देखेंगे वर्क रिलेटेड कॉज आता है, जितने भी काम को रिलेटेड संबंधित वो होते हैं। इन्वायरमेंटल सोर्सेस होते हैं, अलग अलग वातावरण में जितनी चीजें रहती हैं जो सामने वाले व्यक्ति को या मानव को प्रभावित करती हैं। और डेली हसल्स, जो रोजाना की दैनिक जीवन की प्रतिक्रियाओं और क्रियाओं का उस पर प्रभाव पड़ता है, वो स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कि तनाव विकृति को लेकर बहुत ही ज्यादा इनहेंस करता है, ताकि व्यक्ति को अलग अलग चीजें हो सकती है। नंबर लास्ट में देखेंगे हम लोग टाइप ए बिहेवियर। टाइप ए बिहेवियर में वो बिहेवियर आ जाता है, जैसे आप लोग कभी कभी देखेंगे कोई व्यक्ति होता है उसको बहुत जल्दी पड़ी रहती है कि ये काम जल्दी हो जाए, हमारे पास समय बहुत कम है या इस तरीके की चीजें, तो वो एक अलग से प्रेशर अपने ऊपर लेके चलता है, जो स्ट्रेस डिसऑर्डर का एक कॉज होता है या कैटेगरीज में हम लोग जिसको बांट सकते हैं। ये 8 तरीके की कैटेगरीज हैं। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, ये अलग अलग तरीके के चित्र बने हुए हैं। आप लोग ध्यान से इसको सही से देखेंगे कि ये जो पहला चित्र बना हुआ है, एक व्यक्ति दो डायरेक्शंस में देख रहा है, अलग अलग डायरेक्शंस में देख रहा है। तो ये देख रहा है कि लाइफ चेंजेस की हमको इस दिशा में जाना चाहिए या इस दिशा में जाना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में जब मोड़ आ जाते हैं, जब उसको निर्णय लेना पड़ता है, वो उसके लिए बहुत कठिन समय आ जाता है, तो व्यक्ति तनाव में आ जाता है। दूसरा, ये आप सभी लोग स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, एक व्यक्ति है जो अपना माथा पकड़े हुए है, जो कोई फोन दे रहा है उसको, कोई फाइल पकड़ा है, तो ये प्रेशर होता है, जो व्यक्ति के ऊपर दबाव होता है, जो तनाव का एक मुख्य कारण हो जाता है। इसका कलर चेंज कर लेंगे। जब हम लोग देखेंगे एक व्यक्ति है जो टेबलेट में मार रहा होता है अपने, ये फ्रस्ट्रेशन का पॉइंट हम लोग देखने को मिलता है। फ्रस्ट्रेशन एक वो चीज होती है जब व्यक्ति के अंदर बहुत सारी चीजों का घर्षण चल रहा होता है, बहुत सारी बातों का घर्षण चल रहा होता है, तो वो अपने बिहेवियर में इस तरीके का रिफ्लेक्ट करता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। जो फ्रस्ट्रेशन होता है, जब बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, चीजें समझ में नहीं आ रही होती है, काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, वहीं पे एक ये आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट, जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, उनको समझ में नहीं आ पाता कि सामने वाला व्यक्ति सही है या हम सही है, तो उन बातों के बीच में जो घर्षण उत्पन्न होता है उसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो इस तरीके की जो डेली हसल्स की लाइफ से रिलेटेड चीजें होती हैं, ये मानव में तनाव को विकसित करती हैं, जिससे व्यक्ति स्ट्रेस डिसऑर्डर से परेशान हो जाता है। ये आप देखेंगे चित्र, इसमें आपको समझ में आएगा कि इन्वायरमेंटल जो स्ट्रेस होता है, जो सोर्स होता है व्यक्ति के ऊपर, इन्वायरमेंटल का कितना असर पड़ता है। देखेंगे अलग अलग तरीके की चीजें, उसका खान पान, उसका हेल्थ, उसको जो आसपास चीजें देखने को मिलती हैं, इस तरीके की एक्सेट्रा एक्सेट्रा अलग अलग चीजें इन्वायरमेंटल वातावरण के अनुरूप उसको देखने को मिलती हैं, जो स्ट्रेस डिसऑर्डर के बहुत बड़े कारण बनते हैं। नेक्स्ट आप स्लाइड में देखेंगे, ये हम लोगों ने कुछ लाइफ चेंजिंग फैक्टर्स निकाले हुए हैं
कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिनका व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है और वो व्यक्ति तनाव से पीड़ित हो जाता है। देखिए सबसे पहला एक ये आता है कि पति और पत्नी की मृत्यु। ये सबसे ज्यादा 100 पॉइंट्स को दिया गया है कि ये एक ऐसी जीवन परिवर्तन घटना है जो अपने व्यक्ति की पति या पत्नी होती है जिससे वो बहुत ज्यादा स्नेह करता है और उसका मृत्यु हो जाना तनाव का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तलाक, वैवाहिक विरक्ति, जेल जाना, परिवार के सदस्य की मृत्यु, विवाह, नौकरी से हटना, परिवार में नए सदस्य का आना, इस तरीके के अलग अलग सभी आप लोगों को पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ये सभी व्यक्ति के जीवन में तनाव का कारण बनते हैं। इन सभी से कुछ ना कुछ उपज उत्पन्न होती है। व्यापार में परिवर्तन आ गया, मृत्यु हो गई, संपत्ति की गिरवी रखना, बच्चों के अलग अलग होना। आप सभी तनाव के अलग अलग फॉर्म देखेंगे, लेकिन आइए जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या होता है। देखिए कारण क्या होता है कि जैसे परिवार में कोई नया सदस्य आया तो उसको अपने जीवन की जो घटनाएं होती हैं उनको बदलना पड़ता है। जिस तरीके से वो रह रहा होता है वैसे नहीं, अब नए सदस्य के आने के अकॉर्डिंग उसको चीजें नए सिरे से चला करनी पड़ती है। जैसे सामाजिक क्रियाओं में परिवर्तन, कोई चीज एक तरीके से चली आ रही है उसको बदल देना तनाव का कारण बनता है। निद्रा आदत में परिवर्तन, अब व्यक्ति सो नहीं पा रहा, सुबह नहीं सो पा रहा, सही से शाम नहीं सो पा रहा, तनाव का कारण बनता है। परिवार के सदस्यों में मेलजोल में परिवर्तन हो जाता है, खान पान में परिवर्तन, इस तरीके के जो लाइफ चेंजिंग फैक्टर्स हैं जो अलग अलग दृष्टि में सामने में देखने को मिलते हैं, ये सभी तनाव का कारण बनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप जब देखेंगे सब डेली हसल्स हम लोगों ने निकाल के रखे हुए हैं। सम डेली हसल्स मतलब जो रोजाना की ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो तनाव को बढ़ाने में इंक्रीज करती हैं। जैसे शारीरिक वजन, किसी का वजन बढ़ गया घट गया, तनाव का कारण। वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, अभी कल देखा कि भाई सोना 40,000 रुपये मिल रहा है, आज 1 लाख रुपए पहुंचने वाला है, तनाव का कारण महिलाओं के लिए बनता है। दूसरा काम में अधिकता, मकान के बाहर रख रखाव, अपराध, परिवार के सदस्य का स्वास्थ्य, घरेलू रख रखाव, वस्तुओं का इधर उधर होना, संपत्ति निवेश, शारीरिक आवास, ये सभी तनाव के कारण बनते हैं। सब डेली हसल्स की ऐसी ऐसी चीजें, परिवार के सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो गया, अब व्यक्ति में आता है ना तनाव एक कि उसको ठीक करना है, उसके लिए दवा लानी है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना है, इस तरीके की अन्य अन्य चीजें, घरेलू चीजों का रख रखाव, कोई सामान रख दिया यहाँ पे नहीं मिल रहा है उसको ढूंढना पड़ता है, इस तरीके की चीज। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि रिएक्शंस टू स्ट्रेस और इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। अब जब किसी व्यक्ति जो कोई व्यक्ति है जो स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित है, वो रिएक्शन किस प्रकार की देगा, वो प्रतिक्रियाएं किस प्रकार की देगा, और जो ये देखते हैं ना इफेक्ट, उसका प्रभाव किस तरीके का पड़ेगा। ये तो 3 तरीके में हम लोगों ने डिसाइड किया है या साइकोलॉजिस्ट ने बताया है। 3 तरीके से, क्या, नंबर 1 साइकोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, नंबर 2 दैहिक मतलब बॉडीली इफेक्ट क्या होता है, नंबर 3 व्यवहारिक, वो अपने व्यवहार में किस तरीके की चीजें लेके आता है। इस तरीके से 3 टाइप में डिफरेंशिएट किया हुआ है। और ये डिफरेंशिएट जो होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग होता है, मतलब आयु के आधार पर, मानसिकता के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर। कोई व्यक्ति छोटा है उसके लिए अलग, बड़ा है उसके लिए अलग, मानसिक स्थिति किसी की ठीक है उसके लिए अलग, किसी की खराब है उसके लिए अलग, व्यक्तित्व किसी की पर्सनालिटी दूसरी होती है, किसी की पर्सनालिटी दूसरी होती है, सबके लिए अलग अलग है। मानसिक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं, दैहिक प्रतिक्रियाएं, व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं। मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया में आप सब लोग देखेंगे क्या लिखा हो, उलझने, चिड़चिड़ापन, इस तरह के ध्यान के केंद्रण में कमी, इस तरह की अलग अलग चीजें आ जाती हैं। दैहिक में आप लोग देखेंगे सांस बढ़ेगी व्यक्ति की, उसको पसीना आएगा, नाखून काटेगा, पैर घिसेगा, इस तरीके की चीजें करता है। और व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं में क्या, कार्यकुशलता में उसका हास हो जाएगा, जो काम अच्छे से वो कर रहा होता है वो अच्छे से नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, वो चीजें सोचता रहता है, उन्हीं में खोया रहता है तनाव वाला व्यक्ति। तो इस तरीके की चीजें हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया हुआ है कि प्रभाव किस तरीके का पड़ता है, 3 तरीके से पड़ता है, साइकोलॉजिकल, बॉडीली, दैहिक, और बिहेवियरल मतलब व्यवहारिक। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि जो 3 तरीके से डिफरेंशिएट किया हुआ है वो 3 तरीके कौन है, साइकोलॉजिकल रिएक्शंस और फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस और बिहेवियर रिएक्शंस। देखिए इसमें सबसे पहला बताया गया है ध्यान के केंद्रण में कमी, ध्यान नहीं होता है जिस व्यक्ति के अंदर तनाव आ जाता है, तार्किक चिंतन नहीं हो पाता है, वो व्यक्ति तर्क नहीं कर पाता है, ज्यादा समायोजन नहीं कर पाता है, क्रोध, चिड़चिड़ापन, इस तरीके की चीजें उसमें ज्यादा देखने को मिलती हैं तनाव से पीड़ित व्यक्ति में। नाड़ी गति, हृदय गति, श्वसन गति में परिवर्तन, हाथ पैर की मांसपेशियां फैलना, गिरगिटा। अब देखिए जो बॉडली वाले जो इफेक्ट करते हैं ये सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने मिले। आप एक साइकोलॉजिस्ट नहीं है, आपने एक नॉर्मल स्टूडेंट है, आप घर में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, कहीं भी आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। व्यक्ति की नाड़ी गति तेज हो जाएगी,
हृदय गति तेज हो जाएगी, श्वसन गति तेजी से सांस लेने लगेगा, उसमें हाथ पैरों की मांसपेशियों में तनाव आ जाएगा, इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। नंबर एलर्जी, अल्सर, दमा, उच्च ताप, रक्तचाप, कैंसर, मधुमेह, इस तरीके की चीजों से व्यक्ति पीड़ित रहेगा। व्यवहार में देखेंगे आप, नाखून काटना, पैर रगड़ना, भोजन कम कर देगा, नींद कम ज्यादा हो जाएगी, धूम्रपान, व्यसन, इस तरीके की अलग अलग चीजें आप उसमें सभी में देखने को मिलेंगी। आप सभी इसको इरेज कर देते हैं तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में ये सभी फिगर्स के अकॉर्डिंग बताया गया है कि फिगर्स के अकॉर्डिंग क्या कैसा रिएक्शंस होता है। देखिए, अनवांटेड मेमोरीज ऑफ द इवेंट, ऐसे ऐसे घटनाओं की आपको मेमोरीज आएंगी जो आप नहीं चाहते हैं, फिर भी आपके मस्तिष्क में वो आएंगी। कंस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस, हमेशा उदासी छाई रहेगी व्यक्ति। फीलिंग दैट यू आर सराउंडिंग नॉट अ रियल, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप एक रियल वर्ल्ड में है ही नहीं, आपकी चारों तरफ जो चीजें हैं वो सारी फेक हैं। अवॉइडिंग रिमाइंडर्स ऑफ द इवेंट, आप चीजें भूल जाएंगे कि किस समय पे कौन सा इवेंट था, वहां पे जाना था, करना था, आप नहीं कर पाएंगे। एंगर ऑब्सबर्स्ट, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना। स्लीपिंग डिफिकल्टीज, सोने में दिक्कत हो जाएगी। फीलिंग दैट इवेंट इज रीअकरिंग, मतलब ऐसा लगेगा कि ये सारी घटनाएं पुनः घटित हो रही मेरे साथ। रिपीटेटिव डिस्ट्रेसिंग ड्रीम, भयावह स्वप्न आप लोगों को देखने मिलेंगे। गेटिंग इजी स्टेटर्ड, घबरा जाएंगे जल्दी से। कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, ज्यादा से ध्यान केंद्रण नहीं होगा, जो अभी हम लोग पीछे बातचीत कर चुके थे। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इस तरीके के अलग अलग मूड्स बताए गए हैं। अवॉइडिंग थिंकिंग ऑफ द ट्रामा, अवॉइड टेकिंग द ट्रामा, इजिली फ्राइटेंड, निगेटिव मोड, निगेटिव थिंकिंग, ऑलवेज ऑन ग्राउंड, एग्रेसिव बिहेवियर शो होगा, कैन नॉट कंसंट्रेट, ये वही सारी चीजें जो अभी हम लोग पीछे बताए गए हैं उनको सभी को फिगर के फॉर्म में दिखाया बताया गया। अवॉइडिंग एक्टिविटीज, अवॉइडिंग प्लेसेस, ये इस तरीके की सारी आप लोग देखेंगे। ये व्यवहार हैं, ये सभी चीजें व्यवहार में प्रदर्शित होंगी जो व्यक्ति तनाव से पीड़ित होगा। आप सभी क्लियरली स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे कि सामने वाले व्यक्ति में तनाव है। अगर ऐसा आप लोग समझ पाते हैं तो आप लोग उसको नियरेस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाके उसकी काउंसलिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कोपिंग विद द स्ट्रेस और कोपिंग विद द बिहेवियर, हम लोग तनाव से बचेंगे कैसे, उससे कोपिंग कैसे करेंगे, उसका अपने ऊपर प्रभाव कम कैसे करेंगे। तो दो तीन तरीके बताए गए हैं, दो तरीके बेसिकली। टास्क ओरिएंटेड कोपिंग जो फर्स्ट है, दूसरी है डिफेंसिव कोपिंग। इसमें एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन होगा, सिचुएशन का एनालिसिस करेंगे, सिचुएशन किस सिचुएशन में सामने वाला व्यक्ति है या आप हैं, अगर स्वयं का एनालिसिस कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ द एबिलिटीज एंड रिसोर्सेज, आप असेसमेंट करेंगे कि आपके पास एबिलिटी क्या है या सामने वाली जिसका आप काउंसलिंग करें उसके पास एबिलिटी क्या है, उसके पास रिसोर्सेज किस तरीके के हैं। एक्सेप्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द इवेंट, वो जो इवेंट होगा उसका महत्व कितना है आपकी दृष्टि में या आप जिसकी काउंसलिंग कर रहे हैं उसकी दृष्टि में। मेकिंग द कोपिंग रिस्पॉन्स, जो कोपिंग होगा आप उसका रिस्पॉन्स कितना कर पा रहे हैं, क्या वो कोपिंग आपके ऊपर आ रही है या नहीं आ रही है। इस तरीके से सुरक्षा नियमों की समायोजी व्यवहार में देखेंगे, रोना चिल्लाना या दुखी होकर बैठ जाना, इस तरीके की चीजें होने लगती हैं सुरक्षा वियोगी व्यवहार में। अब जब नेक्स्ट में आप देखेंगे, ये देखिए जो कोपिंग का सबसे बेस्ट तरीका बताया गया है, इस तरीके की चीजों से बताया गया है अलग अलग फॉर्म के रूप में। जैसे रिड्यूस द नॉइस, सबसे पहले आवाज कम कर दीजिए, शांति की जगह चुनिए। सेल्फ इमिटेशंस करिए अपना, एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, एक अच्छी नींद सोने की आदत बनाइए, एक अच्छी टाइम मैनेजमेंट एंड मेडिटेशन। ये कुछ 4 5 6 तरीके हैं जिनसे स्ट्रेस से बचा जा सकता है, जिसमें सबसे बेस्ट है अच्छा सोइए टाइम पे, सुबह शाम, अच्छे तरीके से खाइए, मेडिटेशन करिए, अपना टाइम मैनेजमेंट करिए, फ्रेंडली सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे थोड़ा सा कम रहिए, कम लोगों को अपने जीवन में स्थान दीजिए, सेल्फ इमिटेशंस करिए, नॉइस रिड्यूस कर दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का लिए सबसे पहले बताया गया है म्यूजिक, गाने सुनिए, मस्त होकर मौज एकदम रहिए, एकदम नाचते गाचते। थेरेपी करवा सकते हैं आप लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाके, अलग अलग स्पा करवा सकते हैं। एक्सरसाइज करिए, बेस्ट होता है एक मोटिवेशनल सॉन्ग बनाइए, खूब सारी एक्सरसाइज करिए। अब आपकी जो हॉबीज है उन हॉबीज पे काम करिए। मेडिटेशन करिए, बेस्ट वे टू रिड्यूस द स्ट्रेस, मेडिटेशन। योगा करिए, नेचर में रहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के पास रहिए। टाइम मैनेजमेंट करिए, सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है टाइम मैनेजमेंट। इस तरीके की चीजें आप लोग करेंगे
तो आप अपने स्वयं का भी स्ट्रेस कम कर पाएंगे। अगर आप किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं तो वहां पे भी आप स्ट्रेस कम करवाने में सक्सेसफुल रहेंगे। अब ये जो एक कोट के रूप में आप सभी को बताना चाहेंगे, द ग्रेटेस्ट वेपन अगेंस्ट स्ट्रेस इज अवर एबिलिटी टू चूज वन थॉट ओवर अनदर। हम लोगों को अगर दो थॉट्स हम लोग के मस्तिष्क में चल रहे हैं, एक ए थॉट चल रहा है और दूसरा बी थॉट चल रहा है, तो हम लोगों को एक थॉट पे ही कंप्रेस करना पड़ेगा अपनी सारी थिंकिंग को। अगर ए तो फिर ए, अगर बी तो बी। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।